हेलो दोस्तों, YouTube के चैनल वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम वनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जानेंगे कि वन संपदा हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। वन में रहने वाले जीव कैसे सरवाइव करते हैं, वनों से हमें क्या क्या मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज हमें वनों से मिलते हैं। जैसे पहले नंबर पे है लकड़ी। लकड़ी हमें अधिकांशतः वनों से मिलती है। आज देखिए हमारी बहुत सारी जरूरत की चीजें लकड़ी से बन रही हैं। जैसे घर निर्माण के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत होती है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है। रबर बनाने के लिए गोंद भी हमें वन से ही मिलता है। बहुत प्रकार के पुष्प और फल भी हमें वनों से ही मिलते हैं। जीव जंतु ये भी वन में ही अधिकांश मिलते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो वनों से हमारे लिए बहुत उपयोगी चीजें उत्पन्न होती हैं और मिलती रहती हैं। अगला पॉइंट है कि वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। क्या है? वन एक सिस्टम है जो किनसे मिलकर बना हुआ है? पादपों यानी कि पौधों से, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों। जंतु यानी जो भी जीव वन में रहते हैं वो, और सूक्ष्म जीव जो छोटे जीव हैं, इन सभी से मिलकर एक तंत्र बना हुआ है जिसको हम वन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं वन उन सभी चीजों का समूह है जिनमें पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर एक साथ रहते हैं। अगला पॉइंट है, वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। वृक्ष शिखर यानी वन में जितने भी पौधे होते हैं उनकी ऊपरी शाखाएं, उनको क्या कहते हैं? वृक्ष शिखर कहते हैं। जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। अब झाड़ियों द्वारा बनी जो परत है उस वृक्ष शिखर के नीचे, झाड़ी जो होती है ये घास या शाख से थोड़ा ऊपर होती है और वृक्षों की शिखाओं से नीचे होती है। इसीलिए कहा जा रहा है वृक्ष शिखर, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। तो क्या है कि अगर वृक्ष को ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए, जो शाख वृक्ष ये सब हैं, तो वृक्ष जो है ऊंचे होते हैं, झाड़ी उनसे थोड़ा नीचे होती है, और जो शाकीय वनस्पतियां होती हैं ये एकदम नीचे होती हैं। तो इनको आप परतों में विभाजित इस तरह कर सकते हैं, जबकि इनमें कोई लेयर नहीं होता, लेकिन इनमें जो ऊंचाई है उसके आधार पर ये परत बताई गई हैं। कि जो सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, उसे वृक्ष शिखर कहते हैं। फिर जो बीच वाला भाग है ये झाड़ियों द्वारा बना परत है। फिर जो सबसे नीचे भाग है जिसमें बहुत सारे छोटे घास फूस वगैरह जमे रहते हैं, है ना, जिन्हें शाक वनस्पतियां रहती हैं, ये सबसे निचली परत बनाती हैं। अगला पॉइंट है, वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। अब आप देखेंगे कि जो वृक्ष का ऊपरी शिखर है जिसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, फल वगैरह होते हैं, पुष्प होते हैं। तो जो भी पंछी हैं ये ऊपर उड़ते रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं? ये भोजन प्राप्त करते हैं फल वगैरह से। कीट होते हैं यानी जो कीटाणु होते हैं ये भी पत्तियों पर लटके होते हैं या फिर पौधों की जड़ों में होते हैं, तो वहां से भी उनको भोजन मिल जाता है। और बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, जो एक दूसरे जीव पर या फिर कुछ ऐसे जीव हैं जो पौधों पर, शाक पर, जैसे हिरन है आपका, है ना, घास पर निर्भर करता है। शेर है, हिरन पर निर्भर करता है। यानी वनों में रहने वाले जो जीव हैं, कुछ जीव तो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो वन में क्या होता है? जितनी भी वनस्पतियां हैं या जीव हैं, ठीक है, पंछी हैं, इन सारे लोगों का भोजन और आश्रय वन में उपलब्ध हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन के विभिन्न घटक, जैसे वन में पौधे बहुत सारे होते हैं, जीव जंतु भी बहुत होते हैं। जीव जंतुओं के जीवन के लिए आप कह सकते हैं ऑक्सीजन या वायु आवश्यक है, और वनों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? उन्हीं जीव जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। और जो ऑक्सीजन होते हैं
वो वनों से जीव जंतुओं को मिल जाती हैं। और विभिन्न घटक यानी जो जीव जंतु हैं वो भी एक प्रकार के घटक ही हैं वन के। तो जीव जंतु का जो आश्रय है वो वृक्षों से मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वन और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट है वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन क्या कहते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, है ना, अपने पोषक तत्वों को जमीन से लेते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, यानी पहले छोटे रहते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, यानी उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। कुछ समय बाद वो सूखते हैं, सूखने के पहले जो उनमें फल वगैरह लगते हैं वो फल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, जिनसे क्या होता है पुनः बीज छिड़काव हो जाता है और वो बीज उत्पन्न होता है, जिनसे कह सकते हैं आप कि जो वनस्पतियां हैं उनका पुनर्जनन होता रहता है या हो सकता है। अगला पॉइंट है वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। मृदा, जल, वायु। मृदा यानी कि मिट्टी, जल आप समझ रहे हैं, जल यानी कि पानी, वायु यानी कि हवा, और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया रहती है। तो वन में जो मृदा है, मृदा क्या काम करता है, ये वन को उगने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि मृदा मिट्टी ही नहीं रहेगी तो वन उगेंगे कहाँ। जल भी वनों को उगाने के लिए आवश्यक है, जल भी पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार वायु जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, ये भी वनों को उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती है कहा जा रहा है। तो सजीव और वन ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अभी पहले ही बताया गया है। तो जब एक दूसरे पर दोनों चीजों की निर्भरता होगी तो परस्पर क्रिया के माध्यम से ही निर्भरता होगी। ठीक है, जैसे क्या है कि कोई पुष्प अगर कहीं खेत में मान लीजिए कोई पुष्प लगा हुआ हो तो उसके जो परागकण है एक से दूसरे पर कैसे जाते हैं, वो किसी जीव के माध्यम से, यानी पंछियों के माध्यम से हो सकता है, तितलियों के माध्यम से हो सकता है। तो इनमें क्या हो रहा है, जो पौधों में जनन की प्रक्रिया हो रही वो जीव के माध्यम से हो रही है। तो इसी क्रियाओं को जो जीवों और मृदा, जल, वायु और वन के बीच में लगातार होता रहता है उसी को क्या कहते हैं, परस्पर क्रिया कहते हैं, या इंटरेक्शन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला पॉइंट है वन मृदा को अपरदन से बचाता है। अपरदन क्या है, अपरदन का मतलब होता है भारी वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, ये क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और वन जो होते हैं ये मिट्टी को अपनी जड़ों द्वारा पकड़ कर रखते हैं, यानी भारी वर्षा में भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार वन जो है ये अपरदन से बचाते हैं मृदा को, अपरदन से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जाने से रोकते हैं। अगला पॉइंट है मृदा वनों की वृद्धि और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। सबसे साधारण सी बात है कि मृदा यानी जो मिट्टी है, मिट्टी में ही वनों का विकास होता है। वनों अगर आप सीधा सीधा समझें कि आपके घर में जो आप पौधे लगाते हैं वो भी मिट्टी में ही लगाते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि मृदा वनों की वृद्धि के लिए और उनके पुनर्जनन के लिए, जब वृद्धि होती है उनकी बड़े हो जाते हैं, बीज निकलते हैं, वो बीज पुनः मृदा में पड़ते हैं जिससे उनका अंकुरण होता है और वो धीरे धीरे फिर एक वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वन है ये मृदा में ही उत्पन्न होते हैं, यानी मिट्टी में ही उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं और इनका पुनर्जनन भी मिट्टी से ही होता है। अगला पॉइंट है वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन क्षेत्रों में जो भी जीव रहते हैं या फिर जो भी रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन का जो आधार है, जो भी चीजें उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक है वो सभी वन से मिल जाती है। जैसे फल हैं, लकड़ियां हैं, ठीक है, अनाज भी लगभग वनों में ही अगर उगा लेते हैं वो लोग तो वहां से उनको मिल जाता है। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं, यानी उनके जीवन जीने के लिए वन से ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं।
अगला पॉइंट है वन जलवायु जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। यानी वायु में जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हमें वनों से मिल जाती है। जलवायु यानी हमारा मौसम कैसा हो, बारिश हो कि ना हो, है ना। ये जितने वन होंगे यानी कि धरा पर जितने अधिक से अधिक वन होंगे वर्षा में उतने सहायक होंगे। यानी जलवायु हमारा जो है वो नियमित बना रहेगा। जल चक्र, जल चक्र का मतलब हम आपको पहले भी इसके पहले भी अध्याय में बता चुके हैं कि जल का समुद्रों और धरातल पर उपस्थित जलाशयों के मध्य जल का चक्रण ही जल चक्र कहलाता है। इसके लिए वाष्पन बहुत जरूरी है जो पौधों के द्वारा अधिकांशतः संपन्न होती है। पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जो है धरा से जल को निकालकर वाष्पित कर देते हैं जो वर्षा में सहायक होता है। और वन वायु की गुणवत्ता के लिए भी अधिक आवश्यक है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वन अथवा पेड़ पौधों से ही मिलता है हमें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।